हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब जाफरी शोएब इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सी सेट। तो सबसे पहले सी सेट के बारे में जान लें कि सी सेट कब लागू हुआ और कब क्वालिफाइंग हुआ। सी सेट 2011 से लागू हुआ है और 2015 यानी कि सी सेट 2015 में क्वालिफाइंग हुआ। तो क्वालिफाइंग, जैसा कि आपको पता है, सिर्फ इस पेपर को क्वालिफाइंग करना होता है, यानी कि 33% के हिसाब से, यानी कि आपको 66 अंक लाने होते हैं, यानी 80 क्वेश्चन होंगे और टोटल 200 मार्क्स का होगा। समय वही 2 घंटा होगा। दोस्तों, एक बात मैं आपसे वाजे कर दूं कि मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ। मतलब आप सोचते होंगे कि सर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये तो हमें पता होंगी, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ आपको याद दिलाने आता हूँ। मतलब मेरा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है और वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता है, सी सेट का आपको सिलेबस भी पता है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो सारी चीज़ें आपके फिर रिमाइंड हो जाए और इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी मोटिवेशन वाली बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। जैसा कि सी सेट 2013 में हमने, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूं अपने, 2013 में हमने इस सरकार से सी सेट क्वालिफाइंग और एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट के लिए मांग रखी थी। काफ़ी इसके छात्रों के और सरकार के बीच काफ़ी बहस चली थी और इसके लिए काफ़ी छात्र गए थे और आंदोलन भी हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं पूरी रात, 30 जनवरी की रात, 2013 की जो 30 जनवरी की रात है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने पूरी रात 10 जनपद में गुजारी थी और वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारी यही मांग थी कि एज रिलैक्सेशन और सी सेट क्वालिफाइंग की और अटेम्प्ट को बढ़ाने की। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जनरल में पहले 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे और आज 6 अटेम्प्ट हैं, 2 अटेम्प्ट बढ़ गए हैं। ओबीसी में 7 अटेम्प्ट हुआ करते थे, आज ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट हैं। ये बात भी आप जानते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल मेरा भी है इसमें, मैंने उसमें योगदान दिया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि, क्योंकि जिंदगी इसका नाम नहीं है कि शांति से आप बैठे रहिए। शांति इन द सेंस, मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अशांति फैलाएं। शांति का मतलब ये होता है कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए और जहां गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ जरूर बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सी सेट की। तो सी सेट को कुछ लोग तो बहुत हल्के में लेते हैं। सी सेट के बारे में कहते हैं कि अरे सी सेट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, देख लिया जाएगा उसको, क्योंकि सारा फोकस तो जीएस पर ही रहता है, यानी सामान्य अध्ययन पर। और कुछ लोग सी सेट को बहुत, जिस तरीके से कहा जाए, सी सेट का इतना प्रेशर होता है उनको कि वो अपना जीएस भी खराब कर लेते हैं। तो इन सब के बीच में एक बात हमें समझने की है, ना तो सी सेट बहुत इजी है और ना सी सेट बहुत ज़्यादा टफ है। बस यही बात जान लीजिए कि आपको सी सेट को हल्के में भी नहीं लेना है। आप सोचेंगे कि सी सेट है, लास्ट में देख लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि सी सेट पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मैं आज सी सेट के सिलेबस पे बात कर रहा हूं। तो आज हम सिलेबस, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस। पहला पॉइंट जो सी सेट का है, देखिए हिंदी में किस तरीके से लिखा है, अवोध क्षमता। अब बताइए, अवोध क्षमता। अब इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है अंतर व्यक्तित्व कौशल, सह संप्रेषण कौशल। बताइए, इतने खतरनाक नाम लग रहे हैं। हिंदी माध्यम के छात्र तो बहुत सारे डर जाते हैं ऐसे नाम से, जिन लोगों की इतनी अच्छी हिंदी नहीं है या इन ऐसे शब्दों से कभी उनका पाला ही नहीं पड़ा हो। अगर इंग्लिश में हम कहेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, हिंदी माध्यम वालों को भी
अंग्रेजी में देखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है तर्क संगत विवेचना एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। चौथा पॉइंट है निर्णय एवं समस्या समाधान, इंग्लिश में हम कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं अपनी बात बताऊं, मैं बहुत बढ़िया वो तो नहीं था ज्ञानी, मैं आपको बताएं, लेकिन जब मैं सीसेट का पेपर जब मैं दिया करता था, जब भी मैंने सीसेट दिया था, तो डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन होते थे 8 क्वेश्चन आते थे, कम से कम 8 में मेरे 7 क्वेश्चन सही हुआ करते थे। तो बस यही है कि सीसेट को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है हमें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी। छठा पॉइंट है बुनियादी सांख्यिकी योग्यता, यानी कि ये 10th लेवल की होगी, यानी 10वीं स्तर, इसका जो लेवल होगा वो 10th स्तरीय होगा। ठीक, आंकड़ों का विश्लेषण, चार्ट होगा, ग्राफ होगा, तालिका है, ये भी 10th लेवल का होगा। यानी बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, ये भी 10th लेवल होगा। यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशंस, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा 10th लेवल होगा। तो दोस्तों ये तो था अभी मैं जो आपको बता रहा था सिलेबस, जो कि आपके पास है, आपके पास सबके पास सिलेबस है और आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो आज अब कुछ सुझाव हैं, सीसेट की तैयारी हेतु कुछ सुझाव हैं जो मैं उस पर आपसे बात करूंगा। ये तो मैंने आपको बताया। सबसे पहले जैसे हम पहला पॉइंट अगर हम बात करें सीसेट के लिए, तो स्वयं में प्रशासनिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि जिस दिन से आपने आईएएस की तैयारी शुरू की है, उस दिन से आप ये जान लीजिएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका दृष्टिकोण है, सोचने का तरीका, चलने का तरीका, तो ये सब कुछ आपके अंदर होना चाहिए। एक आईएएस, जैसे एक आईएएस ऑफिसर का बात करने का तरीका होता है, एक अधिकारी वाला, ये सब कुछ आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा अपने अंदर। तो ये मत सोचिएगा कि मैं इंटरव्यू में पहुंचूंगा और तभी तैयारी करूंगा। आप अपनी सोच वैसी बना लीजिएगा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना है मुझे, और मुझे वैसा ही सोचना है, मेरा दृष्टिकोण भी उसी नजरिए से सोचना है। तो जो सेकंड पॉइंट है, कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय सर्वप्रथम कॉम्प्रीहेंशन को समग्रता में समझने का प्रयास करें। पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंशन जो होगा उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन में दिए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। पहले अच्छे से रीड कर लें, अच्छे से पढ़ लें, फिर आपको उसका उत्तर देना है उन प्रश्नों का। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक विषयों पर आधारित कॉम्प्रीहेंशन के प्रश्नों का उत्तर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से रहित होकर दें। एक बात याद रखिए, लास्ट में बोल रहा हूं, पूर्वाग्रहों से रहित होकर दें। सभी चीज को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपके मैंने जो भी बोले हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, तो आपको अच्छे से समग्र तरीके से, पूरी तरीके से, जब एक बार दो बार आप अच्छे से पढ़ने के बाद में एक बार समझ लीजिए कि जो हमारा पैसेज है कॉम्प्रीहेंशन, जो किस पे आधारित है, उस चीज को ध्यान में रखना है, सारी चीजों को, तभी उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारा तीसरा पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रश्नों का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करने की आपकी शैली एवं लोगों को प्रेरित करने की आपकी क्षमताओं की जांच करना है। मतलब तीसरे वाले पॉइंट का काम क्या है, वो सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आप दूसरों को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, और आपके काम करने का जो तरीका, आपकी जो क्षमताएं हैं, उसके बारे में यहाँ बात चल रही है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय आप प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। फिर ये वही बात बोल रहे हैं जो मैंने आपको बोला कि आपका जो दृष्टिकोण हो वो प्रशासनिक होना चाहिए, एवं औपचारिक भाषा का समर्थन करें। भाषा जो है वो औपचारिक होना चाहिए आपकी, ठीक है। चौथा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि खंड के प्रश्न किसी दी गई काल्पनिक परिस्थिति पर आधारित होंगे एवं उस परिस्थिति विशेष में आपकी निर्णय लेने की क्षमता
एवं समस्या का निदान करने की क्षमता की जांच। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय आप संवैधानिक पॉइंट पे ध्यान देना कि संवैधानिक, कानूनी एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी विचार करें। आपको ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को संवैधानिक, कानूनी एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी विचार करना है। ठीक, जब डिसीजन मेकिंग वाले डिसीजन लेते समय इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। खंड 2 एवं खंड 4 पर कक्षा विषय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अपनी धारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, जो आगे खंड 2 और खंड 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे हम 5वें पॉइंट पे बात करें, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। खंड के प्रश्नों में दिए गए कथनों एवं उन कथनों के परस्पर संबंधों की जांच करने की आपकी तार्किक लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक एनालिटिकल क्षमता को परखने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सर्वप्रथम आप कथन की स्वतंत्र रूप से सत्यता की जांच करें, पुनः कथनों के परस्पर संबंध की जांच करें एवं दिए गए कूट के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दें। तो इन सारे पॉइंट को लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है जब आप इनके प्रश्नों के उत्तर दें। आपका छठा पॉइंट है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी। खंड के प्रश्नों को हल करने हेतु कक्षा में इस खंड के विशेषज्ञ द्वारा समझाए गए तरीकों से प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करने का प्रयास करें। यानी कि इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास कर लेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। विभिन्न गणितीय सूत्रों एवं तार्किक विधियों को समझकर उन्हें याद करें। ट्रिक होना चाहिए, सब आपको प्रैक्टिस जब करोगे ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। याद करें एवं सतत प्रयास करते रहें और लगातार आपका प्रयास, क्योंकि मैथ आपको पता है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको आप वैसे याद नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तब कहीं जाकर आपको वो चीज समझ में आएगी। इससे हिंदी माध्यम के कला वर्ग की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी भी लगातार प्रयास करके अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के छात्र भी अगर अभ्यास मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप ही आईएएस बनेंगे और आपको ही प्रैक्टिस करनी है। लास्ट का पॉइंट है डाटा इंटरप्रिटेशंस। खंड के प्रश्न यानी जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ, सरणी एवं दिए गए आंकड़ों पर आधारित होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों का हल करने हेतु सरल सांख्यिकी समझ को विकसित करने, आंकड़ों को विश्लेषित कर प्रश्न के अनुसार उत्तर देने का अभ्यास करें। ये तो किताबी भाषा जी थी जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये सारी भाषा जो अभी देख रहे हैं कि कितने टफ से वर्ड लगे थे, आबोध, क्षमता, अंतर व्यक्तित्व, कौशल। तो दोस्तों मैंने बार बार एक बात कही है, जैसे आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरे बोलने में भी शब्दों में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मुझे भी पता है। लेकिन क्या मैं ये सोचकर कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, तो फिर मैं कभी अच्छी वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिर आप जान लो आप एक लर्निंग प्रोसेस में हो, सीख रहे हैं आप इसमें। तो सीखने की उसमें आपसे स्वाभाविक है कि गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो भी आप अच्छा तभी सीखेंगे। जो लोग गलतियां करते हैं वही लोग सीखते हैं। तो सीसेट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार 2021 में आपको भी पता होगा, आप देख लीजिए रिकॉर्ड कि सीसेट में ज्यादातर स्टूडेंट सीसेट में रह गए हैं। बताइए कितनी मेहनत करी, जीएस पढ़ा, लेकिन हमने सीसेट को हल्के में जान लिया कि सीसेट क्या है, लास्ट में पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, कोई ज्यादा थोड़ी क्वालिफाइंग है 33% से। लेकिन गले में यही हड्डी बन जाता है सीसेट। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, इसको तैयार भी आप ही को करना है, लेकिन बहुत सोच और समझ के। ये एक प्रैक्टिस वाला पूरा पेपर है,
इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और देखिए एडिटोरियल जितने ज़्यादा आप संपादकीय पेज पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अबोध क्षमता, जो कॉम्प्रिहेंशन जो है, उसको करने में आसानी आएगी। मैं समझता हूँ पहले क्या होता था, हम अखबार जब लेते थे तो अखबार के हम ये सोचते थे कि ये जो संपादकीय पेज है उसको छोड़ दिया करते थे। मैं भी छोड़ दिया करता, लेकिन कहाँ इतना लंबे आर्टिकल्स लिखे हुए, इनको कौन पढ़ेगा। जो मजे मजे की खबरें थी, कहीं चोरी हुई तो कहीं एक्सीडेंट की खबर पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरह तरह की जो चटपटीली खबरें थी उनको पढ़ते थे। लेकिन जब समझ में आया कि जो पेपर की आत्मा है वो संपादकीय पेज है, संपादकीय पेज से ही आपको कॉम्प्रिहेंशन में मदद मिलेगी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जिस तरह की जो चीजें, इन पे जो आधारित जो पैसेज आएंगे वो आपको संपादकीय पेज, संपादकीय जो आपका पेज है अखबार का, उसी से ही आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी अखबार आप पढ़ रहे हैं उनका जरूर संपादकीय पेज पढ़िए, और उसको जब पढ़ेंगे तो आपकी सोच विकसित, एक समझ, यानी एक समझ विकसित होगी। और फिर आपके सामने अगर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इस तरह से आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जब तक ना आए करते रहिए, जिद कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूं कि आप एक बार जब ठान लेंगे तो वो चीज मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल तब तक रहती है जब तक आप ये सोचते हैं कि क्या पता मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं सीसेट मेरे लिए कहीं टफ ना हो जाए, कि मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो हम सीसेट पर बात कर रहे थे। बताने का मकसद तो यही था कि आपको सिलेबस बताया, लेकिन ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनसे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा आपको। और खूब मेहनत से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम, अपने कस्बे, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हर किसी को मौके नहीं मिलते हैं तैयारी करने के। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं हमारे जो आईएएस का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनका कभी सपना पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें, और वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जहाँ देश में ऐसे छात्र जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो आप भी जानते हैं कि हमारा संस्थान दीक्षांत आईएएस ऐसे छात्रों के लिए वरदान साबित है। क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एस पांडे सर, पूरी दिल्ली के अंदर, मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ, मैं 2012 से यहाँ दिल्ली में आया था, आज मुझे कम से कम 10 साल गुजर चुके हैं, और मैंने यहाँ देखा है वो माहौल। कभी कभी सोचता हूँ कुछ चीज़ें वो मुझे नहीं मिल पाई जो आज आपको मिल रही हैं। तो दोस्तों, संस्थान का काम आपको दिशा दिखाना होता है, सही दिशा। और मैं समझता हूँ दीक्षांत आईएएस कोचिंग में जो फैकल्टी है वो पूरे मुखर्जी नगर में आपको नहीं मिल सकती। यकीनन उनके मार्गदर्शन पर, उनके बताए गए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो यकीनन कामयाबी मिलेगी। और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप, टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आप घर जाके बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, तो आप सोचें कि मैं आईएएस बन जाऊं, तो नहीं बन सकते। 2.5-3 घंटे या 4 घंटे की क्लास में कोई आईएएस नहीं बन जाता। ये तो सब एक्सपर्ट्स भी लोग कहते हैं, मैं तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बस सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। आप ही का साथी हूँ, मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, अभी भी मैं लगा रहता हूँ। कोशिश जारी रखना चाहिए, इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात याद रख लीजिए, सीसेट से बिल्कुल घबराना नहीं है। सीसेट को प्रैक्टिस करना है और डेली प्रैक्टिस करके चलना है। 1 घंटा टाइम निकाल लीजिएगा, 1 घंटा हमारे लिए सीसेट के नाम प्रतिदिन। अगर आप सोचेंगे कि लास्ट में हम तैयारी करेंगे, 2-3 महीने का है, तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे, चूक कर जाएंगे। इसीलिए डेली 1 घंटा ऐसा निकाल लीजिएगा कि 1 घंटा प्रैक्टिस करना है सीसेट पे। सीसेट के नाम 1 घंटा,
डेली का, वो कैसे निकालना है वो आपको पता है, आपका शेड्यूल कैसा है वो आपको मालूम होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बस आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, इसी तरीके से मैं आपके बीच आपको रूबरू कराने के लिए हकीकत से आता रहूँगा। जानते आप सब हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपको पता सब कुछ है। आज जितनी बातें मैंने आपको बताई वो भी आप जानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जान के भी लोग अनजान हो जाते हैं, तो उनको आईना दिखाना पड़ता है, यानी उनको हकीकत से रूबरू कराना होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो और जो आपके कुछ दोस्त आपकी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डायरेक्शन से हट रहे हैं, यानी कि अपने, तो वो आपको बताते हैं। तो मैं भी आपका साथी हूँ, बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें, एक हमारे जितेंद्र कोरी जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि सर ऐसे वाले टॉपिक पे भी बात कीजिएगा। ज़रूर हम ऐसे आपके सजेशन के हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और जहाँ मेरी गलतियाँ हों तो आप मुझे प्लीज़ आप भी सजेस्ट करें, उसमें सुधार करूँगा मैं भी। तो फिर मैं आपसे अब विदाई लेता हूँ, और फिर मैं आपको दुआएं और शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला जो कल हो वो आपके लिए अच्छा हो। हालात देख रहे हैं, उससे बिल्कुल मत घबराइए, ये तो चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, इनको इग्नोर करना है। बस सुरक्षा आप अपनी रखें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही ज़रूरी है। बीमारी कोई भी हो उससे बचना चाहिए, मैं भी यही आपसे कह रहा हूँ। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, ज़िंदगी इसी का नाम है, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, एक बात जाते जाते, आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा दिवस भी आप जानते हैं, कल हम इस पे वीडियो बनाएंगे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो हम उसको युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके विचार को मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं मानता भी हूँ। स्वामी विवेकानंद जैसा कोई, कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुछ ऐसे महापुरुष जो हमारे पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया, और खासकर हमारे भारत में, तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यकीन हमें उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबको फिर एक बार शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।